साथियों, स्वागत है आप सभी का उदयाचलम संस्थान की इस हिंदी कक्षा में। साथियों, इस कक्षा में हम लोग शब्द रचना अथवा शब्द विचार पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और भाषा संबंधी, व्याकरण संबंधी, सामान्य हिंदी संबंधी आपकी कोई समस्या है तो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो शब्द, पहले शब्द किसको कहते हैं? तो कई ध्वनियों से मिलकर बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि के विषय में हम लोगों ने वर्णमाला वाली कक्षा में पढ़ा है। ध्वनि तो भाषा की सबसे छोटी और मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं, जिसको बोल करके अथवा मौखिक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। वर्ण किसको कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी और मूल इकाई को वर्ण कहते हैं, जो लिख करके व्यक्त की जाती है। दोनों की एक ही परिभाषा है, बस फर्क क्या है? ध्वनि को मौखिक मुख से बोला जाता है और वर्ण को लिख कर व्यक्त किया जाता है। तो कई ध्वनियों से मिलकर बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ये हो गए शब्द की परिभाषा। अब उत्पत्ति की दृष्टि से, उद्भव की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। विदेशी शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं। आगत अर्थात ले लिया गया है, आए हुए हैं। तो साथियों, उत्पत्ति अथवा उद्गम की दृष्टि से हम लोगों ने शब्दों के 4 भेद पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द, विदेशी शब्द अथवा विदेशज शब्द। अब व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किनको कहेंगे? तो जिन शब्दों का खंड न हो सके, जैसे घर और पानी। घर और पानी को यदि आप अलग अलग कर देंगे तो ये निरर्थक हो जाएंगे। तो इसका जो पारिभाषिक अर्थ होगा कि जिन शब्दों का खंड न हो सके, यदि आपने खंड कर दिया तो वो निरर्थक हो जाएंगे। जैसे घर, घ और घ को अलग लिख दिया, र को अलग लिख दिया तो ये निरर्थक हो गए, एक वर्ण मात्र बनकर रह गए। ठीक है। और जब दोनों को मिला दिया तो इसका अर्थ हो गया कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर मनुष्य रहता है। ऐसे ही पानी को भी पा और नी को अलग कर दिया तो वो वर्ण मात्र बनकर रह गए। उनका अर्थ जो है, सार्थकता जो है वो गायब हो गई, खत्म हो गई। ठीक है। तो रूढ़ शब्द का यही अर्थ है, जिन शब्दों का खंड न हो सके, यदि खंड कर दिया गया तो वो निरर्थक हो जाएंगे। अब यौगिक शब्द किनको कहते हैं? तो जो दो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई घर, तो इसका भी अर्थ क्या है? रसोई के लिए घर। अब दोनों को अलग कर दिया तो भी ये सार्थक ही है, निरर्थक नहीं होंगे। रसोई का अर्थ है जहाँ पर भोजन निर्माण होता है, घर का अर्थ है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है। अब दोनों को मिला दिया तो भी ये सार्थक ही है, रसोई के लिए घर हो गया। पाठशाला, पाठ का अर्थ है विद्या, कोई अध्याय, और शाला का अर्थ है घर। ठीक है। दोनों को अलग अलग कर देंगे तो भी ये सार्थक ही हैं। यही फर्क है रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द में। दोनों को मिला दिया तो इसका अर्थ हो गया कि जहाँ पर हम लोग विद्या अध्ययन करते हैं, विद्या पढ़ते हैं, विद्या पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है। विद्या सीखने के लिए जाते हैं। तो यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द में यही मात्र फर्क है। जिन शब्दों को खंड न किया जा सके, यदि आपने खंड कर दिया तो वो निरर्थक हो गए। और यौगिक शब्द में यही फर्क है कि यदि ये खंड खंड होकर भी अपना सार्थक अर्थ रखते हैं, मिलकर भी ये सार्थक होते हैं और खंड खंड होकर भी सार्थक अर्थ रखते हैं। ठीक है। अब योग रूढ़ शब्द किनको कहते हैं? तो जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके कोई विशेष अर्थ बताते हैं, सामान्य अर्थ ये छोड़ देते हैं। तो योग रूढ़ में सारे पर्यायवाची शब्द आते हैं और बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जितने शब्द आते हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। गजानन, दशानन, पंकज। गज प्लस आनन, गज माने हाथी होता है, आनन माने मुख होता है। देखिए, गज प्लस आनन।
गजानन, गज माने हाथी, आनन माने मुख, दोनों को मिला दिया तो बन गया गजानन। इसका अर्थ हो गया कि हाथी के समान मुख वाला। अब हाथी के समान मुख वाला, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि हाथी के समान मुख वाला। हाथी के समान मुख वाला कौन होता है हमारी भारतीय संस्कृति में? तो हाथी के समान मुख है गणेश जी का, भगवान शिव और पार्वती के पुत्र। तो देखिए पर्यायवाची हो गया ना ये। गजानन, गजानन माने गणेश। दशानन, दशानन माने लंकापति रावण। तो ये बहुब्रीहि समास है। गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। दश है आनन जिसके, अर्थात लंकापति रावण। ठीक है। पंकज, पंक, पंक कीचड़ में उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल। ठीक है। पंक माने कीचड़, ज माने उत्पन्न, पंकज इसका शाब्दिक अर्थ है कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो शाब्दिक अर्थ, अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़ करके ये विशेष अर्थ दे रहा है, अर्थात कमल दे रहा है। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, यह इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता है। सीधे सीधे पंकज का अर्थ है कमल, पर्याय है ना ये। तो सरल भाषा में इसको जानिए कि सारे पर्यायवाची शब्द योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। अब व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद हम लोग पढ़ेंगे। तो व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद दो होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किनको कहते हैं? तो लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वे सारे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे शब्दों में इन सब के लगने से परिवर्तन होता है। सर्वनाम शब्द कौन है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार जो विशेषता बताते हैं, अब विशेषता संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि की भी बताने वाले शब्द होते हैं और क्रिया की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि की विशेषता बताने वाले शब्दों को गिना जा रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द नहीं आएंगे। अविकारी शब्द किनको कहते हैं? तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वे वैसे ही रहते हैं, तो उन सभी शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द में जैसे अथवा, यदि, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वे सारे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द अविकारी शब्द होते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो चलना यहाँ पर क्रिया है और धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी हैं। विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द जैसे हाय, आहा इत्यादि, ये सारे शब्द विस्मयादि बोधक हैं और ये अविकारी होते हैं। इसी प्रकार निपात जो शब्द होते हैं, निपात अव्यय होते हैं, जैसे च, इति, ये सारे शब्द निपात अथवा अव्यय होते हैं, तो इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ पर विकारी शब्द कहने का अर्थ है कि संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि ये सारे जो शब्द होते हैं लिंग, वचन और कारक, काल इत्यादि के आधार पर इनमें विकार उत्पन्न होता है। जैसे राजा, राजा शब्द क्या है? राजा शब्द संज्ञा है। अब राजा का उल्टा, राजा की पत्नी को क्या कहेंगे? रानी, रानी शब्द कहेंगे। तो वहां पर देखिए लिंग के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, विकार हो रहा है। वचन के अनुसार जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है? संज्ञा है, अथवा राम कह दीजिए संज्ञा है। बालक क्या है? संज्ञा है। अब बहुत से बालक क्या हुआ? तो एक बालक, बहुत से बालक है, तो एक बालक क्या है? संज्ञा है, संज्ञा है। और वचन के आधार पर बहुत से बालक अथवा बच्चा, बच्चे, तो बच्चे क्या है? देखिए वचन के अनुसार उनमें विकार उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही कारक के आधार पर भी इन सब में परिवर्तन उत्पन्न होता है, काल के आधार पर भी परिवर्तन होता है। जैसे बच्चे आए थे, बच्चा आया था, बच्चा आया है, तो परिवर्तन हो रहा है ना। इस प्रकार इनको समझेंगे। तो ये हो गया व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद। अब हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ते हैं। तो अर्थ के आधार पर भी शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन होते हैं? तो जो शब्द कोई अर्थ प्रकट करते हैं उनको सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, पानी से जल का बोध होता है। खाना, खाना से भोजन का बोध होता है। रोना, रोना एक क्रिया है, रोने से व्यक्ति के अश्रु निकलते हैं और उसके दुख का
बोध होता है हमें। तो ये सब कैसे शब्द हैं? ये सार्थक शब्द। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो अर्थ देते हैं, तो वो सब सार्थक की श्रेणी में आते हैं। अब निरर्थक शब्द कौन होते हैं? तो जो शब्द बिना अर्थ के होते हैं, अर्थात उनका कोई अपना अर्थ नहीं होता और प्रायः सार्थक शब्दों के साथ प्रायः सार्थक शब्दों के साथ लग कर आते हैं। जैसे पानी के साथ, पानी सार्थक शब्द है और पानी के साथ लगा हुआ निरर्थक शब्द वानी, पानी वानी, पानी वानी प्राय बोलचाल में कहते हैं पानी वानी ले आइए ना। रोना, रोना यह सार्थक क्रिया है और इसके साथ धोना जब लग जाए तो ये निरर्थक है, रोना धोना। इसी प्रकार खाना सार्थक शब्द है, इसके साथ वाना लग जाए, खाना वाना, खाना वाना, तो वाना शब्द क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। तो जो निरर्थक शब्द होते हैं ये प्रायः सार्थक शब्द के साथ ही आते हैं। तो ये हो गया सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो इस प्रकार हम लोगों ने शब्द विचार के अंतर्गत शब्द की परिभाषा और शब्द के कितने भेद होते हैं इनका अध्ययन किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।